मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे सरकार की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में सरकार की गाइडलाइन, रूल्स, लॉज को ही मान्य किया जावे। इस एजुकेशनल वीडियो में मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1976 को कंप्रहेंसिव मैनर में एक्सप्लेन किया गया है। मेरे द्वारा कोशिश की गई है यह वीडियो अपडेटेड रहे और इसमें लेटेस्ट चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए जाएं। फिर भी आपको सलाह है कि अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1976 का संदर्भ अवश्य लें। फैमिली पेंशन क्या होती है? परिवार पेंशन को उस नियमित मासिक राशि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो नियोक्ता उस व्यक्ति को भुगतान करेगा जो कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में कर्मचारी के परिवार से संबंधित हो। किसी शासकीय सेवक को पेंशन का भुगतान तब किया जाता है जब वह जीवित होता है, जबकि परिवार पेंशन का भुगतान शासकीय सेवक के नामित या उत्तराधिकारी को किया जाता है जब शासकीय सेवक जीवित नहीं रहता। तो परिवार पेंशन एक शासकीय सेवक के परिवार को उसकी सेवा में मृत्यु की स्थिति में प्रदान किया जाने वाला अनुदान है। यह शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के बाद भी प्रदान किया जाता है यदि वह मृत्यु की तिथि को पेंशन या अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहा था। पेंशन के रूप में देय राशि शासकीय सेवक द्वारा प्राप्त पेंशन पर निर्भर करती है। यह मूल वेतन का 30% होती है, परंतु न्यूनतम 7,750 रुपये है। पेंशन की न्यूनतम राशि में समय समय में परिवर्तन होता रहता है। परिवार पेंशन के उद्देश्य के लिए परिवार होगा जीवन साथी यानी कि पति या पत्नी। ये इनएलिजिबल हो जाते हैं जब इनकी मृत्यु हो जाए या पुनर्विवाह होने पर। पुत्र, ये इनएलिजिबल हो जाएंगे 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या जीविकोपार्जन अर्जित करने पर, इनमें से जो भी पहले हो। हालांकि विकलांग पुत्र के मामले में जो अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है 25 वर्ष की समय सीमा लागू नहीं होगी, यानी कि 25 वर्ष की आयु लागू नहीं होगी। यह जन्म के क्रम में देय होती है। बड़े के अपात्र होने के बाद छोटा बच्चा पात्र हो जाता है। अविवाहित पुत्री 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या विवाह करने पर या जीविकोपार्जन अर्जित करने पर, इनमें से जो भी पहले हो। हालांकि विकलांग अविवाहित पुत्री के मामले में जो अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है 25 वर्ष की आयु सीमा लागू नहीं होगी। विधवा या तलाकशुदा बेटियां 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या पुनर्विवाह करने पर या जीविकोपार्जन अर्जित करने पर, इनमें से जो भी पहले हो। हालांकि अविवाहित विकलांग पुत्रियों के मामले में जो अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं 25 वर्ष की आयु सीमा लागू नहीं होगी। यदि वर्णित परिवार में से कोई भी नहीं है तो पूर्णतः आश्रित माता पिता सामान्य परिवार पेंशन के लिए पात्र हैं यदि शासकीय सेवक की विधवा या बच्चे ना हो। माता पिता दोनों के जीवित होने पर माता के नाम पर परिवार पेंशन स्वीकृत की जाएगी। निम्नलिखित मामलों में परिवार के एक से अधिक सदस्यों को समान हिस्से में, समान रूप से, समान भाग में परिवार पेंशन देय होना। एक से अधिक विधवा होने की स्थिति में विधवाओं को समान अंश में परिवार पेंशन देय होती है। एक विधवा की मृत्यु पर उसके हिस्से का भुगतान उसके पात्र बच्चे को किया जाएगा। यदि कोई पात्र संतान नहीं है तो उसको देय परिवार पेंशन के हिस्से का भुगतान बंद हो जाता है। विधवा और पात्र संतान या तलाकशुदा पत्नी के बच्चे, जुड़वा बच्चे। छोटे बच्चों को परिवार पेंशन तभी मिलेगी जब सबसे बड़ा आत्मनिर्भर हो जाएगा या विवाह कर लेगा या 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के कारण अपात्र हो जाएगा। हालांकि विकलांग बच्चों के मामले में जो अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं 25 वर्ष की आयु सीमा लागू नहीं होगी। जुड़वा बच्चों के मामले में परिवार पेंशन उनके बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी।
परिवार पेंशन से संबंधित रूल 47(7) कहता है, एक से अधिक विधवा होने की स्थिति में विधवाओं को समान अंश में परिवार पेंशन देय होती है। यदि विधवा पुनर्विवाह या मृत्यु के कारण परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए अपात्र हो जाती है, तो परिवार पेंशन का उसका हिस्सा उसके बच्चों को दिया जाएगा यदि वे पात्र हैं। जब ऐसी विधवा का बच्चा भी परिवार पेंशन के लिए अपात्र हो जाता है या विधवा की कोई संतान नहीं होती है, तो परिवार पेंशन का उसका हिस्सा बंद हो जाएगा। मृतक शासकीय सेवक के परिवार को पेंशन की प्रयोज्यता। रूल 47(2) कहता है, शासकीय सेवक में शामिल होने से पहले उनकी चिकित्सीय जांच की गई हो और उन्हें शासकीय सेवा के लिए फिट किया गया हो, यानी कि फिट पाया गया हो। मृतक पेंशनर के परिवार को पेंशन की प्रयोज्यता। नियम 47(2)(a)(1) कहता है, जो सेवानिवृत्त होता है और मृत्यु की तारीख को पेंशन प्राप्त कर रहा था, परिवार पेंशन मासिक दर पर तय की जाती है और इसे पूर्ण रुपए में व्यक्त किया जाना चाहिए। अंश को अगले उच्चतर रुपए में परिवर्तित किया जाना चाहिए। एक मृत कर्मचारी या पेंशन भोगी के संबंध में एक लाभार्थी को स्वीकार्य परिवार पेंशन को अन्य परिवार पेंशन के लिए पात्रता के निर्धारण के उद्देश्य से आय के रूप में नहीं गिना जाएगा, जो कि किसी अन्य मृत कर्मचारी या लाभार्थी के संबंध में देय है। हालांकि विचाराधीन लाभार्थी की किसी अन्य आय को परिवार पेंशन के लिए पात्रता तय करने के लिए आय के रूप में गिना जाएगा। रूल 47 दो परिवार पेंशन से संबंधित है। सैन्य और सिविल रोजगार में प्राप्त पेंशन। सरकार ने परिवार पेंशन की अनुमति दी है जहां पेंशन भोगी सैन्य और या सिविल रोजगार के लिए दो पेंशन प्राप्त कर रहा है। इसके संबंध में सरकार का परिपत्र 16 जनवरी 2013 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। रूल 47(11) कहता है, पति और पत्नी यदि दोनों शासकीय सेवक हैं तो क्या होगा। यदि पति और पत्नी दोनों शासकीय सेवक हैं और उनमें से एक की सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है, तो परिवार पेंशन निम्नलिखित तरीके से देय होती है। जीवित जीवन साथी को पति या पत्नी की मृत्यु पर बच्चे बढ़ी हुई दर पर दो परिवार पेंशन के पात्र हैं। अधिकतम सीमा शासन द्वारा निर्धारित की जाएगी। किसी अधिकारी के लापता होने की स्थिति में परिवार को देय परिवार पेंशन। इसके संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन भी है। परिवार को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए और पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है कि सभी प्रयासों के बाद भी कर्मचारी का पता नहीं चल सका। कर्मचारी के नामित या आश्रितों से एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड लिया जाना चाहिए कि यदि संबंधित कर्मचारी बाद में उपस्थित होता है और कोई दावा प्रस्तुत करता है, तो समस्त भुगतान कर्मचारी के देय भुगतान में से समायोजित किए जाएंगे। धोखाधड़ी आदि करने के बाद गायब होने वाले अधिकारियों के मामले में ये नियम लागू नहीं होते। बढ़ी हुई दर पर परिवार पेंशन 7 साल की अवधि के बाद ही देय है। रूल 47(3)(a) जो कि बढ़ी हुई दर पर परिवार पेंशन से संबंधित है। यदि किसी शासकीय सेवक की 7 वर्ष लगातार सेवा करने के बाद मृत्यु हो जाती है, तो परिवार मृत्यु की तारीख के बाद की तारीख से परिवार पेंशन की बढ़ी हुई दर के लिए पात्र है। यदि किसी शासकीय सेवक की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, परिवार पेंशन की सामान्य दर का दुगना या अंतिम आहरित वेतन का 50% जो भी कम हो, मृत्यु की तारीख के अगले दिन से 7 वर्षों या पेंशन भोगी के 67 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक के लिए देय होगी। यदि शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होती है, तो परिवार पेंशन की सामान्य दर का दुगना या सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन का 50% या अधिकृत पेंशन की राशि जो भी कम हो, मृत्यु की तारीख के अगले दिन से 7 वर्षों या पेंशन भोगी के 67 वर्ष की आयु प्राप्त होने के लिए देय होगी। अब हम रूल 47(3)(a) और (b) को, जो कि एनहांस्ड रेट ऑफ परिवार पेंशन से संबंधित है, उसको हम समझते हैं। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायरमेंट के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे बढ़ी हुई दर पर किस आधार पर परिवार पेंशन मिलेगी।
यहाँ कॉलम 1 में रिटायरमेंट के टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट की एज क्या है वो लिखी है। कॉलम नंबर 2 में जब उसकी मृत्यु हुई है तो उसकी एज क्या है वह लिखी है। और कॉलम नंबर 3 में बढ़ी हुई दर पे जो परिवार पेंशन कब तक मिलेगी वो पीरियड लिखा है। यदि शासकीय सेवक ने 40 वर्ष की आयु में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है और उसकी मृत्यु 50 साल में हुई है तो अगले 7 साल तक उसको बढ़ी हुई दर पर परिवार पेंशन मिलेगी। यदि वो 60 वर्ष में रिटायर होता है, मृत्यु 61 वर्ष में होती है तो अगले 6 वर्ष के लिए उसको बढ़ी हुई दर पर परिवार पेंशन मिलेगी। यदि रिटायर 60 वर्ष में होता है, मृत्यु 65 वर्ष में होती है तो अगले 2 वर्ष तक बढ़ी हुई दर पर परिवार पेंशन मिलेगी। यदि वह 65 वर्ष में रिटायर होता है, 66 वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाती है तो केवल 1 साल के लिए बढ़ी हुई दर पर परिवार पेंशन प्राप्त होगी। रूल 47(2)(b जो कि एडिशनल क्वांटम ऑफ फैमिली पेंशन के लिए है, यानी कि कोई पेंशनर एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेता है तो उसकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। यदि पेंशनर 80 से 85 वर्ष प्राप्त कर लेता है तो बेसिक पेंशन का 20%, 85 से 90 के लिए 30%, 90 से 95 के लिए 40%, 95 से 100 के लिए 50% और 100 साल से ऊपर उसके पेंशन में 100% की वृद्धि हो जाएगी। रूल 44 डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी से संबंधित है। यदि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने 5 साल या इससे अधिक क्वालिफाइंग सर्विस कर ली हो और उसकी मृत्यु हो जाती हो तो उसे डेथ ग्रेच्युटी प्राप्त होगी। एमोल्यूमेंट्स का 24 गुना या 1/4 ऑफ एमोल्यूमेंट फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 16.5 टाइम्स ऑफ एमोल्यूमेंट्स विच एवर इज मोर। यानी कि इन दोनों में से जो भी अधिक होगा उस हिसाब से उसको ग्रेच्युटी प्राप्त होगी। यदि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने कम से कम 20 साल की सर्विस कर ली हो तो उसे डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी प्राप्त होगी। 1/4 ऑफ एमोल्यूमेंट्स फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 16.5 टाइम्स ऑफ एमोल्यूमेंट्स। लेकिन जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी या डेथ ग्रेच्युटी होती है वो 20 लाख से अधिक नहीं होगी, यानी कि इसकी मैक्सिमम लिमिट 20 लाख है। रूल 71 यह दिवंगत पेंशनरों के संबंध में परिवार पेंशन की स्वीकृति से संबंधित है। यह कहता है कि नियम 47 के अधीन अंशदायी परिवार पेंशन की स्वीकृति के अनुसार पात्रता निर्धारित की जाएगी। तो नॉर्मल रेट पे फैमिली पेंशन होगी 30% ऑफ एमोल्यूमेंट्स, और एमोल्यूमेंट्स हैं 50,500, तो इसका 30% निकालेंगे वो आ जाएगा 15,105 प्लस डीए जो कुछ भी है। तो फैमिली पेंशन मिल रही है 15,150 प्लस डीए। डेथ ग्रेच्युटी रहेगी 24 इंटू एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स में जब हम जोड़ते हैं डेथ ग्रेच्युटी में तब हम डीए भी जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 58075, तो ये हो रहा है 13,93,800। या 6 साल की नौकरी है तो 6 मंथली पीरियड होगा 12 और एमोल्यूमेंट्स का 1/4, तो 12 इंटू 58075 डिवाइडेड बाई 4, ये आ रहा है 1,74,225। तो ये जो दो अमाउंट हमारे पास आ गए हैं 13 लाख समथिंग और 1 लाख समथिंग, इनमें से जो भी अधिक हो वो डेथ ग्रेच्युटी मिलेगी। तो इनकी फैमिली को डेथ ग्रेच्युटी प्राप्त होगी 13,93,800। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
एक गवर्नमेंट सर्वेंट है BCD, इन्होंने 13 मई 2018 को सुसाइड कर लिया। एक मेजर पेनल्टी इनकी अगेंस्ट पेंडिंग थी, ये पिछले 2 साल से सस्पेंशन में चल रहे थे। इनकी टोटल कंटिन्यूअस सर्विस है 25 साल। इनके एमोल्यूमेंट है 2,70,500, DA है 15%। तो क्या उनकी फैमिली को कोई पेंशनरी बेनिफिट्स मिलेंगे? तो जैसा हमको मालूम है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जिसकी डेथ हो जाती है तो उसका सस्पेंशन पीरियड तुरंत ही ख़त्म हो जाता है, और सस्पेंशन पीरियड में भी जो भी समय इसने व्यतीत किया हो उसको ड्यूटी के तौर पे माना जाता है, और जो भी डिसिप्लिनरी इंक्वायरी या DE जिसको हम बोलते हैं वो यदि पेंडिंग हो, चल रही हो, तो उसको समाप्त कर दिया जाता है और उसके परिवार को पूरी बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट BCD, इन्होंने 7 साल के अधिक की कंटिन्यूअस सर्विस कर ली थी, इसलिए इनके परिवार को एनहांस्ड रेट पे फैमिली पेंशन मिलेगी, यानी कि अगले 7 साल के लिए एनहांस्ड रेट पे फैमिली पेंशन मिलेगी। इनके एमोल्यूमेंट है 2,70,500। ग्रेजुटी के लिए हम DA भी जोड़ते हैं, तो ग्रेजुटी के लिए एमोल्यूमेंट्स हो जाएंगे 2,70,500 प्लस 15% DA, तो ये निकल के आया 3,11,075। तो एनहांस्ड रेट पे फैमिली पेंशन होती है 50% ऑफ एमोल्यूमेंट्स। तो 2,70,500 एमोल्यूमेंट है, उसका 50% निकाला तो आ गया 1,35,250, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है 1,25,000। तो एनहांस्ड रेट पे फैमिली पेंशन मिलेगी 1,25,000। तो अगले 7 साल के लिए परिवार को जो फैमिली पेंशन मिल रही है, यानी कि 12/5/2025 तक जो फैमिली पेंशन मिलेगी वो 1,25,000 मिलेगी प्लस DA। उसके बाद नॉर्मल रेट पर शुरू हो जाएगी। तो नॉर्मल रेट रहता है 30% ऑफ एमोल्यूमेंट, तो 30% ऑफ 2,70,500, तो ये निकल के आ रहा है 81,150 प्लस DA। तो 13 मई 2025 के बाद जो नॉर्मल रेट पे फैमिली पेंशन मिलेगी वो रहेगी 81,150 प्लस DA। डेथ ग्रेजुटी रहेगी 1/4 ऑफ एमोल्यूमेंट्स इंटू SMP। तो 1/4 एमोल्यूमेंट कितना है 3,11,075। चूँकि 25 साल की नौकरी कर ली है, यानी कि 6 मंथली पीरियड हो गए 50, तो इसको कैलकुलेट किया, ये निकल के आ रहा है 38,88,438। लेकिन हमको मालूम है कि ग्रेजुटी की मैक्सिमम लिमिट होती है 20 लाख, तो उनके परिवार को जो ग्रेजुटी प्राप्त होगी वह रहेगी 20 लाख। अब हम फिर से एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है FGH, जो कि पेंशनर थे, और 29 दिसंबर 2012 को उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 मई 1968। लास्ट पे ड्रॉन था 45,000। रिटायरमेंट के टाइम पे इनको जो पेंशन सेंक्शन हुई थी वो थी 12,955। ये रिटायर हुए हैं 31 मई 2010 को। तो इनका फैमिली पेंशन क्या रहेगी? फैमिली पेंशन एनहांस्ड रेट पे रहती है 50% ऑफ एमोल्यूमेंट्स। तो हमने एमोल्यूमेंट जो थे 45,000, उसका 50% निकाला, आया 22,500। लेकिन रिटायरमेंट के टाइम जो पेंशन प्राप्त हो रही थी वो थी 12,955। तो एनहांस्ड रेट की पेंशन और रिटायरमेंट के टाइम जो पेंशन मिल रही थी, हम इनको कंपेयर करेंगे कि कौन सी कम है। तो 12,955 कम है, तो उनको 12,955 ये फैमिली पेंशन मिलेगी अगले 7 साल के लिए, या 67 ईयर्स विच एवर इज लेस। इसके बाद नॉर्मल फैमिली पेंशन लेते हैं तो वो आता है 30% ऑफ एमोल्यूमेंट्स। तो 45,000 का 30% निकाला तो आ गया 13,500। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एनहांस्ड फैमिली पेंशन है वो नॉर्मल से कम नहीं हो सकती। नॉर्मल आ रही है 13,500, तो ये जो हमारी फैमिली है इसको 13,500 प्लस DA ये पेंशन के तौर पे, यानी कि फैमिली पेंशन के तौर पे प्राप्त होगी। अब फिर से हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक पेंशनर है IJK, 29 दिसंबर 2012 को उनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 मई 1968। लास्ट पे ड्रॉन है 45,000 रुपये। रिटायरमेंट के टाइम पे इनको पेंशन सेंक्शन हुई थी 22,500।
रिटायरमेंट डेट है 31 मई 2010, तो हमको फैमिली पेंशन निकालना है। तो पहले हम फैमिली पेंशन निकालेंगे। एनहांस रेट पे क्या रहती है, एनहांस रेट पे फैमिली पेंशन हमें मालूम है अगले 7 साल के लिए, या वो एम्प्लॉय जब 67 साल एज प्राप्त कर लेते, इनमें से जो भी कम है उसके हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। तो एनहांस रेट की जो फैमिली पेंशन है वो 30/12/2012 से 29/12/2019 के बीच के लिए रहेगी। तो एनहांस रेट पे फैमिली पेंशन क्या रहती है, 50% ऑफ एमोल्यूमेंट्स, तो 45,000 का 50% किया 22,500, और उनको रिटायरमेंट के टाइम पे क्या पेंशन प्राप्त हो रही थी, 22,500। तो एनहांस रेट भी 22,500 है, रिटायरमेंट के टाइम भी 22,500 थे, दोनों बराबर हैं। तो एनहांस रेट पे फैमिली पेंशन प्राप्त होगी 22,500। अब 30/12/2019 से नॉर्मल फैमिली पेंशन प्राप्त होगी, और नॉर्मल फैमिली पेंशन होता है 30% ऑफ एमोल्यूमेंट्स। तो 45,000 का 30% निकाला, वो आया 13,500। तो 30 दिसंबर 2019 के बाद परिवार को 13,500 प्लस DA नॉर्मल फैमिली पेंशन के तौर पे प्राप्त होगा। इस वीडियो में हमने फैमिली पेंशन को समझा। यदि आपको कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर देख रहे मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।